हाँ भाई। तो कल अपन बात कर रहे थे इसमें। हाँ, टेस्ट ऑफ SO4 पहुंच गए थे अपन। ठीक है। अच्छा, AG+ वाला पॉइंट लिखवाना था। हाँ ठीक है। चलो भाई। काफी सारे लोग निकल गए अभी क्लास के बीच में से। सही बात। कोई बात नहीं, LT में देख लेंगे। बढ़िया है। हाँ चलो भाई। तो अब लिखना है इसके बाद नोट लगा करके। अच्छा, ये SO4 का टेस्ट जो है, ये हम ना तो डाइल्यूट के द्वारा कर सकते हैं, ना ही कंसंट्रेट के द्वारा कर सकते हैं, क्योंकि SO4 से SO4 की टेस्टिंग होगी कैसे। लिखें इसके बाद नोट में। इफ इन द सॉल्यूशन if in the solution if in the solution Ag plus if in the solution Ag plus comma Pb plus 2 are present, Ag plus comma Pb plus 2 are present, Ag plus comma Pb plus 2 are present, then we cannot use BaCl2 solution. Then we cannot use BaCl2 solution. Then we cannot use BaCl2 solution. Otherwise, white PPT of white PPT of AgCl, white PPT of AgCl, AgCl में A बड़ा आता है ओ भाई, AgCl PbCl2 will precipitate, AgCl PbCl2 will precipitate. That is why will precipitate. That is why we have to use barium nitrate. That is why we have to use बेरियम का बी लिख देना भाई बड़ा, बेरियम नाइट्रेट। इसका फॉर्मूला होता है BaNO3 ट्वाइस, BaNO3 ट्वाइस। क्योंकि इससे क्या बनेगा, अगर Ag होगा तो AgNO3 बनेगा, वो भी सॉल्युबल है। लेड बनेगा, लेड का नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस, वो भी सॉल्युबल, क्योंकि सभी नाइट्रेट तो वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है। तो यहां पर अपने पास कहानी कंप्लीट हुई किसकी, एसिडिक रेडिकल की। जैसा कि मैंने आपको बताया था, टोटल 8 रेडिकल हैं, 8 में से अपन ने 9 पढ़े हैं इनफैक्ट। एक अपन ने एक्स्ट्रा पढ़ा था SO3-2, लेकिन उसको पढ़ना जरूरी था, क्योंकि उसको पढ़े बगैर हमको समझ में नहीं आता कि SO2 और CO2 दोनों तरह की ऐसे गैसेस होती हैं जो लाइम वाटर टेस्ट को दिखाती हैं। तो अब अपने पास कंप्लीट हो गए सारे रेडिकल, और अब हम लोग बात करेंगे बेसिक रेडिकल की। हेडिंग लिख लो, बेसिक रेडिकल्स। कौन सा वाला पॉइंट? अच्छा, कौन सा I-, लेयर टेस्ट में? अच्छा, और कल अपन ने ये बात करी थी क्या कि ब्रोमीन और NO2 दोनों के दोनों ब्राउन कलर की गैस हैं, लेकिन डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, ये लिखवा दिया था। देखने एक बार चेक करना। बोथ Br2 एंड NO2 आर ब्राउन कलर्ड गैस। हाँ, वाटर में से डिजोल्व, ठीक है। अच्छा, वो वाला पॉइंट लिखा नहीं था अपने, बॉयलेट वाला है ना, लेयर टेस्ट में लिखा नहीं था। ठीक है। तो अब नोट लगा के आगे लिख लो, सेकंड पॉइंट में बेसिक रेडिकल काट दे। हाँ, नोट का अगला पॉइंट, नोट का अगला पॉइंट। इन लेयर टेस्ट, इफ ब्राउन लेयर इज ऑब्जर्व्ड, in layer test, if brown layer is observed, it means in layer test, if brown layer is observed, it means Br minus is present. It means Br minus is present and I minus is absent. Br minus is present and I minus is absent. But if violet layer appears, it means I minus is present. It means I minus is present, but Br minus, can't be confirmed.
Br माइनस कांट बी कंफर्म्ड। चलो अब अपन लोग बात करेंगे बेसिक रेडिकल की, ठीक है। हेडिंग, अब हेडिंग लिख लो। और कोई पॉइंट तो बाकी नहीं था। बेसिक रेडिकल्स, बेसिक रेडिकल्स। और बेसिक रेडिकल में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे? ड्राई टेस्ट से। तो सबसे पहले आज जो हम सीखेंगे वो है ड्राई टेस्ट। अब देखो ड्राई टेस्ट की अगर बात करें तो ड्राई टेस्ट जो है ना बेटा, वो चार लिखे थे अपन ने। सबसे पहला ड्राई टेस्ट जो आता है इसको बोलते हैं फ्लेम टेस्ट। अब फ्लेम टेस्ट की अगर बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इसमें फ्लेम की। तो देखो फ्लेम क्या होती है। फ्लेम जो होती है वो तरह तरह की होती है, लेकिन अपन जो फ्लेम पढ़ते हैं वो है बंसन बर्नर की फ्लेम। बंसन बर्नर सुना है? लेबोरेटरी में जो बर्नर हम इस्तेमाल करते हैं वो बंसन बर्नर है। अब बंसन बर्नर की अगर बात करें तो बंसन बर्नर के अंदर जो अपने पास फ्लेम है वो कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से फ्लेम हो गई। अब फ्लेम जो है दुनिया में कैसी ही फ्लेम हो, फ्लेम के अंदर तीन हिस्से होते हैं। एक तो सबसे ऊपर का पार्ट, एक सबसे नीचे का पार्ट, और एक बॉटम का पार्ट, मतलब बीच का पार्ट है ना। एक सबसे ऊपर का पार्ट हो गया, इसको ऐसे बनाया जा सकता है ज्यादा बेटर तरीके से समझने के लिए। ऐसे मान लो ये अपने पास फ्लेम, ठीक है, ये अपने पास फ्लेम है। तो फ्लेम की अगर बात करें तो फ्लेम के अंदर सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग पार्ट ऑफ द फ्लेम, और इसी को कई जगहों पर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम भी कहते हैं। जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम रिड्यूसिंग पार्ट ऑफ द फ्लेम, और ऐसे ही इसको रिड्यूसिंग फ्लेम भी कहा जाता है। अब सवाल सबसे पहला तो यह कि ऐसा नाम है क्यों? तो ऐसा नाम इसलिए है क्योंकि देखो जो हम लोग फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, भाई हमारा बंसन बर्नर जो होता है वो एलपीजी सिलेंडर से जुड़ा होता है। एलपीजी का मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस मतलब हाइड्रोकार्बन। तो जो हमारा फ्यूल है वो हाइड्रोकार्बन वाला है। अब हाइड्रोकार्बन में क्या है? सी एच बॉन्ड है। सी एच बॉन्ड वाला मतलब हाइड्रोजन रखने वाला। तो जहां पर फ्यूल जलेगा, देखो जब नीचे से आएगा आपके पास बर्नर के अंदर फ्यूल, तो जैसे हम करते हैं घरों पर इस्तेमाल करते हैं, जब हम गैस का स्टोव ऑन करते हैं तो गैस नीचे से तेज प्रेशर से आती है, लिक्विफाइड होती है नीचे, तेज प्रेशर से दब आती है। तो जहां पर वो पॉइंट में जलती है तो इस पॉइंट पर है क्या? अभी फ्यूल की मात्रा ज्यादा है और एयर की मात्रा कम है। फ्यूल का मतलब हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का मतलब कार्बन हाइड्रोजन वाला, मतलब जो हाइड्रोजन दे। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से हाइड्रोकार्बन में रिड्यूसिंग नेचर आता है। तो जिस हिस्से में फ्यूल की मात्रा ज्यादा है एयर से, मतलब ऑक्सीजन से, तो उस हिस्से में हाइड्रोजन कंटेनिंग पार्ट ज्यादा है, इसका मतलब रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा है। इसलिए हम जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको रिड्यूसिंग पार्ट ऑफ द फ्लेम या रिड्यूसिंग फ्लेम कहते हैं। इसी तरीके से जो सबसे ऊपर का हिस्सा है वहां पर उल्टा है, क्योंकि वहां तो फ्यूल ना के बराबर पहुंचेगा, तो वहां पर एयर की मात्रा यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो फ्यूल से ज्यादा है। तो जब ऑक्सीजन की मात्रा फ्यूल से ज्यादा होगी तो नेचुरल सी बात है, ऑक्सीजन ज्यादा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीडाइजिंग पार्ट ऑफ द फ्लेम ऊपर वाला हुआ, और जहां नीचे फ्यूल ज्यादा है उसको कहते हैं अपन रिड्यूसिंग पार्ट ऑफ द फ्लेम। तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और रिड्यूसिंग फ्लेम। अब तुमसे पूछेगा कि बताओ फ्लेम में हॉटेस्ट टेम्परेचर कहां पर होता है? तो हमेशा सबसे बीच में, हमेशा बीच में जो एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिसको हम बोलते हैं हॉटेस्ट जोन, हॉटेस्ट जोन ऑफ एनी फ्लेम। कैसी ही फ्लेम हो उसका हॉटेस्ट जोन जो होता है वो बीच में होता है। अब ऐसा क्यों है? तो इसके वजह सिंपल सा लॉजिक है कि देखो नीचे फ्यूल ज्यादा है ऑक्सीजन कम है, कम जलेगा। ऊपर ऑक्सीजन ज्यादा है फ्यूल कम है तो और भी कम जलेगा। लेकिन बीच में एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा जहां पर फ्यूल का ऑक्सीजन के साथ में बेस्ट रेशियो होगा, और जहां पर बेस्ट रेशियो होगा वहीं पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर देखा जाएगा। और वो हमेशा कहां पर होगा? बीच में ही होगा। फ्यूल जाता जा रहा है, ऑक्सीजन की मात्रा आती जा रही, बीच में एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर अचीव होगा। तो किसी भी फ्लेम में हाईएस्ट टेम्परेचर कहां पर होगा? बीच वाले पार्ट। ये तो बात हुई फ्लेम की, ठीक है। तो फ्लेम में तुमसे सवाल पूछेगा, अच्छा हम फ्लेम के बारे में इतनी बात कर क्यों रहे, इतने सारे नाम हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि अभी हम दोनों तरह की फ्लेम के बारे में बात करेंगे। जैसे अभी जो हम फ्लेम टेस्ट पढ़ रहे हैं ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम से होता है। जो सबसे ऊपर वाला भाग है ना, इस वाले हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। थोड़ी देर में अभी हम टेस्ट और पढ़ेंगे, जब चारकोल कैविटी टेस्ट नाम आएगा तब अपन रिड्यूसिंग पार्ट ऑफ द फ्लेम का इस्तेमाल करेंगे। तो बंसन बर्नर से हमको आइडिया मिलता है कि फ्लेम किस तरीके की होती है। बात समझ आ रही है? अब बात करते हैं यहाँ पर फ्लेम टेस्ट की। तो देखो फ्लेम टेस्ट में क्या होगा। तो फ्लेम टेस्ट में आपको जो सॉल्ट दिया गया है, सबसे पहले तो आप उस सॉल्ट को HCl में मिला करके एक पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट क्यों बनाएंगे? पेस्ट इसलिए बनाएंगे क्योंकि मान लो अगर हमने सॉल्ट को सीधे सीधे इस फ्लेम के ऊपर रख दिया तो सॉल्ट का मतलब तो पाउडर है, पाउडर तो खुले में अगर आएगा तो उड़ सकता है।
तो उड़ सकता है, दिक्कत आ सकती है। इसलिए हम चाहते हैं कि वो थोड़ा सा उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो लिक्विड स्टेट में चली जाए। ज्यादा पानी भी नहीं मिला सकते, फिर पानी को ही उबालना पड़ जाएगा। तो एक पेस्ट की तरह, जैसे टूथपेस्ट होता है ना अपना, वैसी कंसिस्टेंसी का एक पेस्ट बनाया जाता है। जैसे मान लो हमको Na का टेस्ट करना है, तो हमने क्या करा, उसका सॉल्ट ले लिया NaCl और उसको मिला दिया HCl के साथ। तो इसको मिलाने से क्या हुआ, हमको मिला एक पेस्ट। अब ये जो हमको पेस्ट मिला, इसको हम क्या करेंगे, प्लेटिनम के वायर के ऊपर लगा देंगे। प्लेटिनम के वायर की ऐसे कॉइल बना दी जाती है, और ऐसी कॉइल जो बना दी जाएगी, इस कॉइल में प्लेटिनम के वायर के ऊपर आप क्या करेंगे, इसको रख देंगे। और रखने के बाद थोड़ी देर बाद तुम्हें कुछ कलर ऑब्जर्व, तो हर आयन का कलर अलग अलग होता है, हर एटम का कलर अलग अलग होता है। तो आपको हर किसी के कलर के हिसाब से अंदाजा लगना शुरू हो जाता है कि कौन सा आयन इसमें मौजूद हो सकता है। जैसे कि बात करें हम लोग लिथियम की, तो लिथियम का कलर जो होता है वो होता है क्रिम्सन रेड। क्रिम्सन रेड, जिसको हिंदी में कहा जाता है सिंदूरी लाल। यही नाम तुम याद रखना, इससे तुम्हें याद रहेगा। सिंदूर का रंग जैसा होता है वैसा रंग होता है लिथियम का वेपर। सोडियम की अगर बात करें तो सोडियम का कलर होता है गोल्डन येलो। इसका कलर है गोल्डन येलो। पोटेशियम की अगर बात करें, इसका रंग होता है वॉयलेट। रुबिडियम की बात करें, इसका रंग होता है रेड वॉयलेट। सीजियम की अगर बात करें तो इसका रंग होता है ब्लू। तो इसमें तरह तरह के आपको रंग देखने को मिल रहे हैं फर्स्ट डे में। ऐसे ही सेकंड डे वालों की बात करें तो सेकंड डे वालों में बेरिलियम और मैग्नीशियम, ये दो ऐसे होते हैं जो आपको कोई भी कलर नहीं देते। इसमें फिक्स सवाल बनता है, अभी अपन उसके बारे में बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन बाकी में कलर आते हैं। जैसे कि कैल्शियम की अगर बात करें तो कैल्शियम का कलर होता है ब्रिक रेड, ईंट जैसा लाल। स्ट्रॉन्शियम जो होता है इसका कलर होता है क्रिम्सन, सिर्फ और सिर्फ क्रिम्सन। और बेरियम जो है इसका कलर होता है एप्पल ग्रीन। एप्पल ग्रीन है ना, अमीरों का एप्पल जो होता है ग्रीन एप्पल, तुम और हम तो लाल एप्पल खाते हैं, अमीर लोग हरा एप्पल खाते हैं, कच्चा नहीं। ग्रीन एप्पल भी आता है ना, पता नहीं तुमको। तो अलग अलग रंग है। अब देखो सवाल क्या क्या पूछेगा इसमें, ये देखो। सबसे पहला सवाल तो ये पूछेगा कि कलर आ कैसे रहा है। अब देखो कलर के पीछे दुनिया में एक ही कॉन्सेप्ट है जो हमने सीखा था कोऑर्डिनेशन में, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। बस यहां भी वही हो रहा है। क्या हो रहा है, जैसे कि मान लो सोडियम का रंग आ रहा है गोल्डन येलो, तो हो क्या रहा है कि जब आपने इसको हीट करा प्लेटिनम के वायर के ऊपर, तो हीट करने पर इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में था। हीट करने के बाद ये कहाँ चला गया, हायर एनर्जी लेवल में चला गया। लेकिन जब हायर एनर्जी लेवल में गया तो उसकी स्टेबिलिटी कम हुई। तो अपनी स्टेबिलिटी को दोबारा पाने के लिए ये नीचे वापस आएगा। इस दौरान ये कोई फोटोन एमिट करेगा, और अगर इस फोटोन की एनर्जी विजिबल के दायरे में आएगी तो हमको रंग दिखाई देगा। सिंपल सी बात है। इसी चीज को अपन डी ट्रांजिशन बोलते हैं। जब T2G से EG, EG से T2G होता है, इसी को अपन चार्ज ट्रांसफर बोलते हैं। लिगेंड से मेटल, मेटल से लिगेंड। जहां भी कहीं कलर है दुनिया में, उसके पीछे यही कारण है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। और यहीं से इसका आंसर आता है कि क्यों बेरिलियम मैग्नीशियम फ्लेम टेस्ट नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते, क्योंकि बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है, इनका आईपी जो है ये हाई होता है। अब आईपी हाई होने से दिक्कत क्या है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन एक्साइट ही नहीं होगा। भाई अगर किसी का आईपी ही हाई है तो इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकलेगा। जब तक इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा तब तक टेस्ट चालू कैसे होगा। इसलिए वो तुमसे सवाल पूछेगा कि बेरिलियम मैग्नीशियम डज नॉट इम्पार्ट एनी कलर टू द फ्लेम टेस्ट, और बेरिलियम मैग्नीशियम डज नॉट शो एनी फ्लेम टेस्ट। व्हाई, तो रीजन बताएंगे अपन, ड्यू टू हाई आई। अगला सवाल पूछेगा प्लेटिनम का ही तार क्यों लिया, लोहे का तार ले लो, सस्ता है वो तो, ज्यादा पैसे आ रहे हैं क्या। हाँ, तो प्लेटिनम के बारे में अच्छी बात क्या है, नोबल है, ये रिएक्ट नहीं करेगा ना, ये नोबल मेटल होती है गोल्ड और प्लेटिनम। अब गोल्ड के साथ दिक्कत क्या है, गोल्ड तो क्या है दिखता ही अलग है, तो लैबों में चोरी हो सकता है। प्लेटिनम को कभी देखा है तुमने रियल में, प्लेटिनम को देखो कैसा लगेगा, स्टील का तार है। सच में वो दिखता ऐसा ही है, प्लेटिनम दिखता है स्टील की तरह ही बिल्कुल। ऐसा लगेगा स्टील का तार पड़ा हुआ है, नॉर्मल GI वायर जो होता है घर पे कपड़ा सुखाने का तार होता है, वैसा दिखता है। तो इसको देखकर मन में किसी ख्याल नहीं आता कि यार ये भी महंगा हो सकता है, जबकि है वो एक्चुअली में सोने से महंगा। लेकिन हम प्लेटिनम के तार का ही इस्तेमाल करते हैं, तो प्लेटिनम का तार नोबल मेटल होता है। ये हो गया अपने पास फ्लेम टेस्ट। अगले टेस्ट की अगर बात करें, सेकंड नंबर का टेस्ट जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है ड्राई टेस्ट में। इसका नाम है बोरेक्स बीड टेस्ट, और कुछ लोगों ने लास्ट ईयर ये पढ़ा होगा। अब बोरेक्स बीड टेस्ट की बात करते हैं। तो बोरेक्स बीड टेस्ट में क्या है, अपने पास बोरेक्स है। अच्छा, बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, Na2B4O7.10H2, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, बोरेक्स को हम सबसे पहले क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करने पर क्या होगा,
पहले इसमें से बाहर में 8 वाटर होते हैं वो उड़ेंगे, फिर धीरे धीरे करके अंदर के 2 वाटर भी उड़ेंगे। तो अल्टीमेटली हम इसको इतना हीट कर दें कि पूरा का पूरा पानी का लॉस हो जाए, तो ये बनाकर देगा Na2B4O7 एनहाइड्रस बोरेक्स। और एनहाइड्रस बोरेक्स जो होता है, पानी निकलने की वजह से इसमें स्वेलिंग आ जाती है। तो ये क्या होता है, एक वाइट कलर का पाउडर बन जाता है, फूल जाता है। जैसे लकड़ी होती है ना, पानी चल जाता है फूल जाती है ना वो, तो वापस वैसे ही इसमें स्थिति होती है कि जब इसमें से पानी निकल जाता है तो वो काइंड ऑफ ऐसा फूल जाता है। तो वो पाउडर जो फूल गया, अब फूलने के बाद हम इसको दोबारा गर्म करेंगे। अब हम क्या करें, Na2B4O7 ये जो व्हाइट पाउडर है, इस व्हाइट पाउडर को आप दोबारा हीट करो। और जब इसको अपन हीट करें, तो हीट करने के बाद इसको इतना हीट करें कि ये बिल्कुल लाल हो जाए, रेड हॉट। तो ऐसी स्थिति में इसकी कंसिस्टेंसी में चेंज आ जाएगा और चेंज ये आ जाएगा कि ये जो सफेद रंग का हमको पाउडर दिख रहा था, ये एक ट्रांसपेरेंट ग्लासी मास में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो ट्रांसपेरेंट ग्लासी मास बनेगा, इसका फॉर्मूला है NaBO2 प्लस B2O3। और ये जो बना है ट्रांसपेरेंट ग्लासी मास, बस इसी का नाम क्या है, बोरेक्स बीड। तो बोरेक्स बीड टेस्ट का है क्या मतलब, तो बोरेक्स बीड टेस्ट का मतलब ये है कि जब हमने बोरेक्स को गर्म किया क्रूसिबल में, याद है क्रूसिबल, क्रूसिबल की बात करी थी अभी कुछ दिनों पहले अपन ने, क्रूसिबल क्रूसिबल। अरे सवाल था उसमें पी ब्लॉक के एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 20, क्रूसिबल्स आर मेड ऑफ ग्रेफाइट। क्रूसिबल का मतलब ऐसा है जैसे कटोरी मान के चलो ग्रेफाइट की, उसमें हम क्या इसको हीट करते हैं अभी हीट कर, अच्छा ग्रेफाइट में क्यों हीट करते हैं, क्योंकि ग्रेफाइट में आग नहीं लगती, थर्मोडायनेमिकली ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल देन डायमंड। तो आग नहीं लगेगी उसमें, और जब आग नहीं लगेगी तो हम उसको गर्म करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, इतना गर्म कर रहे हैं कि उसका एक मन का मोती बन गया। और अब अगर ये कोई मोती किसी ट्रांजिशन मेटल आयन के कांटेक्ट में आएगा, जैसे कि एग्जांपल करें कॉपर के +2, तो ये इसमें कलर्ड मेटाबोरेट का फॉर्मेशन करेगा। और यही इस टेस्ट के पीछे की यूएसपी है। बोरेक्स बीट टेस्ट इज एक्चुअली यूज्ड टू आइडेंटिफाई प्रेजेंस ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस। जो ट्रांजिशन मेटल आयंस होते हैं ना अपने, उनको चेक करने के लिए बोरेक्स बीट टेस्ट का यूज किया जाता है। जैसे कि मान लो अपन को यहां पर टेस्ट करना था कॉपर का +2, तो जैसे ही आप इस बोरेक्स बीट यानी कि ट्रांसपेरेंट ग्लासी मास के कांटेक्ट में कॉपर के +2 को लेकर के आओगे, कॉपर का +2 इससे रिएक्ट करेगा और बनाकर देगा आपको कंपाउंड COBO2 का होल ट्वाइस। और ये जो कंपाउंड है इसका नाम है कॉपर मेटाबोरेट। और ये जो कॉपर का मेटाबोरेट बना, इसका रंग होता है ब्लू। तो कलर्ड मेटाबोरेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। और कलर्ड मेटाबोरेट के फॉर्मेशन से हमें समझने में आ जाएगा कि उसमें कौन सा आयन मौजूद है, ट्रांजिशन मेटल का आयन मौजूद है। अब इसमें कुछ फेमस कलर्स, जैसे कि एक तो यही है कॉपर का +2। तो कॉपर के +2 का कलर क्या हुआ, ब्लू। इसको कई जगहों पर लाइट ब्लू, या हिंदी में जिसको अपन आसमानी नीला कहते हैं, वो बन जाता है। एक होता है कोबाल्ट का +2। कोबाल्ट के +2 का रंग भी ब्लू होता है, लेकिन थोड़ा गहरा होता है, डीप ब्लू इसको कहते हैं। फिर कुछ कलर ऐसे हैं जो तुमने पहले पढ़े हुए, जैसे Mn का +2 का रंग होता है पिंक, होता है ना। जैसे क्रोमियम का +3 होता है, इसका कलर होता है ग्रीन, तो यहां भी देखो इसका यही कलर है। निकिल का +2 है, निकिल के +2 का रंग होता है ब्राउन। तो ये कुछ फेमस कलर्स हैं। निकिल का +2 ग्रीन होता है, लेकिन एक्वेटिक होता है, पानी में होता है, यहां नहीं होता ग्रीन। तो ये कुछ कलर्स हैं। अब ये जो कलर्स हैं, तो अब इसमें तुमसे सवाल पूछेगा, और बहुत अच्छा सवाल बनता है इसमें, सुनना। वो ये कि जैसे मान लो अपने को 4 ऑप्शन दे दिए, 4 ऑप्शन देगा, एक ऑप्शन दिया अपने पास में कोबाल्ट का +2, एक ऑप्शन दिया अपने पास में Ag का प्लस, एक ऑप्शन दिया अपने पास में कैल्शियम का +2, और एक ऑप्शन दिया अपने पास में लेड का +2। और अब अपने से सवाल पूछेगा, एक मिनट, अब अपने से सवाल पूछेगा कि बताओ इनमें से कौन है जो कि बोरेक्स बीट टेस्ट को शो करेगा। तो कौन करेगा, कोबाल्ट। कोबाल्ट क्यों करेगा, भाई ये तो वैसे ही S ब्लॉक का है, ये P ब्लॉक का है, लेकिन इसमें क्या दिक्कत है, ये ट्रांजिशन नहीं होता, याद है ना। ऑल D ब्लॉक एलिमेंट आर ट्रांजिशन एक्सेप्ट ZnCd और Hg। तो अब इस सवाल का आंसर क्या जाएगा, कोबाल्ट +2। लेकिन अच्छा सवाल पता है कब बनेगा, जब यहां पर मैं Ag+ लिख दूं। और ये कई बच्चे गलत करके आते हैं, ये कई बच्चे गलत करके आते हैं। तो देखो बात क्या है, एक्चुअली में बात ये है कि ये जो टेस्ट है ना, वो ट्रांजिशन तो दिखाते हैं, लेकिन ट्रांजिशन में कौन से दिखाते हैं, 3D के। 4D और 5D सीरीज वालों के IP बहुत ज्यादा है,
तो उनका इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं पाता। बस देखो अल्टीमेटली रंग तो यहाँ भी ट्रांजिशन से ही आएगा ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन से ही रंग आएगा, यहाँ पर भी जो रंग आएगा। और Ag प्लस हो या कोई नीचे का एलिमेंट अगर होगा तो भले ही वो ट्रांजिशन होगा, लेकिन अगर उसके आईपी ही बहुत ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं पाए। तो अब अगर मान लो ऐसी स्थिति आ जाती है, इसमें कई बच्चे गलत करके आते हैं, फिर बोलते हैं कि सर ये तो बोनस है, आपने तो पढ़ाया था कि ट्रांजिशन मेटल का आयन ही कॉपर के साथ मेटाबोरेट या बोरेक्स बीट टेस्ट दिखाता है। तो नहीं, अगर अपने पास ऐसी स्थिति आती है तो फिर हम क्या कहेंगे, कौन दिखाएगा इसमें से, कोबाल्ट ही दिखाएगा, Ag नहीं दिखाएगा। और बहुत अच्छा सवाल पता है कब बनेगा, बहुत अच्छा सवाल तब बनेगा जैसे कि मान लो मैं इसको हटा दूं और यहां लिख दूं एल्यूमिनियम +3, और अब पूछेगा अब बताओ कि कौन बोरेक्स बीट टेस्ट शो करेगा। तो अब पढ़ने वाला बच्चा ये बोलता है कि सर कोई भी नहीं करेगा। लेकिन अब अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि मान लो अपने से पूछ ही रहा है, तो फिर अपन अब Ag को टिक करके आएंगे। ऐसा क्यों, एक्चुअली बात यह है समझना कि Ag बेटा ऐसा नहीं कि टेस्ट को शो नहीं करेगा, लेकिन उसका रंग इतना हल्का होता है कि वो हमको आम तरीके से यानी नॉर्मल आई से नजर नहीं आता। उसको देखने के लिए स्पेशल ग्लास की जरूरत होती है। लेकिन अगर अपन स्पेशल ग्लास का यूज कर लें और बहुत ध्यान से क्लोजली अगर उसको ऑब्जर्व करें, तो हमें बहुत हल्का महीन सा ही सही लेकिन रंग जरूर दिखाई दे। तो अब अगर मान लो, समझ में आई बात में क्या बताना चाह रहा हूं। तो इसलिए इसके सवाल बहुत ज्यादा बनते हैं और ये कई तरीके से स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है। ऐसे सवालों के अंदर बच्चे फंसते ही फंसते हैं। चलो मान लो ये तो फिर भी जो जो एक बार पढ़ के गया वो फिर भी टिक कर देगा, लेकिन जो इसके पहला वाला सवाल था ना, उसमें तो पक्का स्टूडेंट गलती करके आते हैं। उसमें तो बोलते हैं कि सर ये तो बोनस है, ये तो बोनस है, तो हमने तो पढ़ा हुआ है कि इसमें तो ट्रांजिशन ही शो करता है। और अब तो मैं समझ में आ चुका है कि बोनस नहीं, यही स्कैम है। समझ रहे हो? हाँ। क्या बेटा? कोई भी हो सकता है। क्या है ना कि अपने को टेबल याद है कि कौन 3D है, कौन 4D है, कौन 5D है, और हमको ट्रांजिशन भी पता है। प्राचीन काल में एक चैप्टर पढ़ा था हमने, पीरियोडिक टेबल, याद है? महाभारत के युद्ध के जस्ट बाद। तो ये बनेंगे है ना। अब बात करते हैं तीसरे टेस्ट की। तीसरा टेस्ट जो है अपने पास, इसको बोलते हैं चारकोल कैविटी टेस्ट। अब देखो चारकोल कैविटी टेस्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग टेस्ट है। चारकोल कैविटी टेस्ट में क्या करना होता है, टेस्ट को समझो। इसमें सवाल तो एक फिक्स बनता है, लेकिन टेस्ट को समझो आप। समझना क्या है इसमें, देखो हम क्या करेंगे, चारकोल का एक बॉक्स लेंगे, ध्यान से देखना। चारकोल का ये बॉक्स है, इस चारकोल के बॉक्स में, चारकोल बॉक्स का मतलब क्या है, चार तरफ कोयला लगा हुआ है। चारकोल का मतलब क्या है, चार तरफ कोयला लगा हुआ है? चारकोल बॉक्स, चारकोल समझते हो ना तुम, जैसे लकड़ी को जला देते हैं, तो लकड़ी को जलाने के बाद जो टुकड़ी बचती है वो चारकोल की तरह दिखती है, इनफैक्ट चारकोल बनता है उस तरीके से। तो अब अपन को करना क्या है समझना, देखो टेस्ट को समझो पहले तुम। समझना क्या है इसके अंदर कि हम क्या करें, चारकोल में कैविटी यानी होल बनाए। मान लो जैसे मैंने यहां पर इस तरीके से होल बनाया, इस होल के अंदर जिस भी सॉल्ट का अपने को टेस्ट करना है उसको हम रखें। लेकिन रखने के साथ साथ इसमें हम क्या करें, कुछ मात्रा मिला देंगे फ्यूजन मिक्सचर। अभी फ्यूजन मिक्सचर क्या होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं, यही सवाल बनता है इसमें। तो यहां पर जो अपने पास पड़ा हुआ है इस चारकोल की कैविटी में, ये जो अपना सॉल्ट है ये तो ये इसके साथ में होता है फ्यूजन मिक्सचर। अब तुमको लगेगा कि ये फ्यूजन मिक्सचर क्या चीज है, तो फ्यूजन मिक्सचर होता है कॉम्बिनेशन किसका, Na2CO3 प्लस K2CO3 का। इसका बहुत महत्व है, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है इसमें। और हम इसमें कुछ मात्रा में पानी मिला देंगे। पानी अगेन क्यों मिलाएंगे, ताकि ये उड़े ना। भाई सूखा सूखा रहेगा तो अब क्या होगा, उड़ सकता है। अच्छा उड़ क्यों सकता है ये भी अब तुमको समझ में आएगा। अब हमें क्या करना है, हमें लेकर के आनी है ये बंसन बर्नर। जैसा कि ये क्या करो, जैसे मान लो कि ये अपने पास में चारकोल का बॉक्स है ना, क्यूब है, ये वैसे क्यूबॉइड है, लेकिन तुम क्यूब मान के चलो। क्यूब है अगर, तो मैंने क्या करा, बीच में ऐसा हल्का सा होल कर दिया, कैविटी बना दी। अब इस कैविटी में जिसका टेस्ट करना है उसको रखा, उसके साथ में फ्यूजन मिक्सर डाला, थोड़ा सा पानी पटका ताकि थोड़ा सा गीला हो जाए वो। अब मेरे पास में क्या, एक नली होती है स्ट्रॉ जैसी, कांच की नली होती है, ग्लास रॉड जैसी, लेकिन वो हॉलो होती है। ठीक है, अब उस ग्लास रॉड को मैं ऐसे रखूंगा और इस तरीके से बंसन बर्नर को लेकर के आऊंगा। अब बंसन बर्नर जो है वो ऐसे देखो यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। अब बंसन बर्नर की जो लॉ है, इस पर मुझे फूंक मारनी है। जैसे सुनार लोग काम करते हैं ना, देखा कभी सुनारों काम करते हुए, गए हो कभी सुनार की दुकान पे, बहुत पतले पतले तरीके से वो फूंक मारते हैं वो, तब जाकर के सुंदर सुंदर जो डिजाइन है वो बनती है। तो उन लोगों के पास जैसे होता है, वैसे अपन क्या करेंगे, ग्लास की रॉड रखेंगे, फूंक मारेंगे।
लेकिन फूंक कहां से मारेंगे? फ्लेम के निचले भाग से, यानी रिड्यूसिंग फ्लेम से। फ्लेम का जो निचला भाग है इसको हम इस तरीके से हीट करेंगे कि कैविटी के अंदर जो फ्लेम का निचला भाग है ये टच हो जाए, और जब ये टच होगा तो वो जलेगा। अब ये बना हुआ किसका है? चारकोल का। तो थोड़ी देर तक जब हम फूंक मारते रहेंगे तो कुछ देर में चारकोल में इग्निशन टेम्परेचर आ जाएगा, तो अब एक चारकोल जलने लग जाएगा। और जब एक बार चारकोल जलने लग जाएगा तो हमें आगे फूंक मारने की जरूरत नहीं रहेगी। तो जब ये जलेगा तो ये कुछ रंग बनाएगा। बस यही है चारकोल कैविटी टेस्ट। तो चारकोल कैविटी टेस्ट सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। समझना है टेस्ट कैसे हुआ, फूंक मारना वगैरह ये सब। सवाल इसमें बहुत फिक्स बनता है। सवाल क्या बनता है? सवाल ये बनता है कि कलर में क्या चेंज आता है। तो एक ही आयन है जो तुमको याद रखना है इसमें, और वो है जिंक। जिंक के बारे में अपन याद रखेंगे ये कि गोल्ड अगर है, सॉरी कोल्ड अगर स्टेट के अंदर ये है तो ये कलर देता है व्हाइट, लेकिन अगर ये हॉट हो जाता है तो इसका कलर बदल करके येलो हो जाता है। ये बहुत विशेष प्रॉपर्टी है जिंक और लेड में। लेड तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, जिंक ही पढ़ना है अपने को बस। जिंक के अंदर व्हाइट से क्या हो जाता है? येलो हो जाता है। और अब जो इसमें कॉन्सेप्चुअल सवाल बनता है अपन उसकी चर्चा करते हैं कि क्या यूज है इसका फ्यूजन मिक्सचर का। बहुत शानदार यूज है इसका फ्यूजन मिक्सचर का। जैसा कि नाम है फ्यूजन, मतलब ये पिघलाने में, फ्यूजन करने का मतलब होता है मेल्ट करना। ये मेल्ट करने में अपनी हेल्प करता है। हेल्प कैसे करता है? देखो क्या हुआ कि जैसे मान लो जिंक है, अब जिंक के आयन का अपने को टेस्ट करना है, जिंक प्लस टू का अपने को टेस्ट करना है। अब ऐसा तो है नहीं कि जिंक प्लस टू अकेला आएगा, किसी के साथ जुड़ करके आएगा। अब समझना इस बात को, अगर मान लो जिंक प्लस टू जिसके साथ जुड़कर आया है उसके साथ इसकी थर्मल स्टेबिलिटी अगर ज्यादा हुई तो हीट करने में हमको बहुत टाइम लग जाएगा। हो सकता है कि वो हीटिंग करने पर इग्निशन टेम्परेचर ही ना पहुंचे, मतलब चारकोल जलने लग जाए पर सॉल्ट ही ना टूटे। ऐसे भी तो स्थिति आ सकती है। तो ऐसे केस में हम क्या चाहते हैं कि सॉल्ट एक ऐसा बने जो जल्दी टूट जाए, जिसमें हमें कम मेहनत करनी पड़े, जिसमें हमारा चारकोल बचा रहे। और वो कौन होते हैं? वो होते हैं कार्बोनेट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मेरा जिंक जो है वो सल्फेट के साथ आ रहा है, ZnSO4 बन के आ रहा है, तो ZnSO4 को अगर मैं हीट करूंगा तो उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। ZnSO4 से ZnO बनेगा, ZnO से Zn प्लस टू निकलेगा, लेकिन उसको निकलने में इतना समय लग जाएगा कि फूंक मारते मारते अपनी हवा खत्म हो जाएगी। समझ रहे हो? इसलिए अब क्या होता है, ये अपने सामने आता है, ये रिएक्ट करता है उस जिंक के साथ, और जब ये रिएक्ट करता है तो सल्फेट को हटा करके कार्बोनेट बना देता है। और एक बार अगर जिंक का कार्बोनेट बन गया तो कार्बोनेट की थर्मल स्टेबिलिटी रिलेटिवली काफी कम होती। तो जिंक का कार्बोनेट जो बनेगा वो मात्र 300 साढ़े 300 डिग्री के टेम्परेचर पर ब्रेक कर जाएगा। और 300 साढ़े 300 डिग्री टेम्परेचर बहुत आम होता है, बहुत ही आम होता है। इनफैक्ट हम लोग जब घर पे खाना बनाते हैं तो भी बहुत आसानी से 300 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है, क्योंकि 100 डिग्री पे तो पानी उबलता है। 100 डिग्री पे तो पानी उबलता है ना भाई। तो 300 डिग्री कोई बहुत बड़ा टेम्परेचर नहीं होता है। तो 300 डिग्री को पहुंच पाना तो अपने बस की बात होती है। लेकिन बहुत हाई टेम्परेचर 800 900 हो तो वो हम फूक देख देख नहीं कर सकते। समझ रहे हो मतलब क्या है? तो ऐसी स्थिति में अपन इसका यूज करते हैं। देखो अच्छा सवाल बन गया ना यहाँ से, ये फिक्स सवाल बनता है यहाँ। और अब आता है अपने पास में चौथा टेस्ट, जिसको अपन बोलते हैं कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट। और कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट की अगर अपन बात करें तो जैसा कि नाम कह रहा है कि कोबाल्ट नाइट्रेट लो। अच्छा, इसके बाद सेकंड नंबर पे इंपॉर्टेंट टेस्ट ये है। फर्स्ट प्रायोरिटी रखना बोरेक्स बीड की, सेकंड कोबाल्ट नाइट्रेट, थर्ड है फ्लेम टेस्ट। और ये पढ़ो तो पढ़ो, नहीं तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। इससे सवाल नहीं आते हैं, आज तक आईआईटी में कभी सवाल नहीं आया, तुम्हारे लेवल पर तो शायद ही आए। लेकिन बस पता होना चाहिए कि चारकोल कैविटी टेस्ट क्या होता है। अब कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट क्या होता है? तो देखो, कोबाल्ट का नाइट्रेट होता है CO के साथ NO3 का ट्वाइस। कोबाल्ट नाइट्रेट को अगर अपन हीट करेंगे तो हम जानते हैं सभी नाइट्रेट गर्म करने पर ऑक्साइड NO2 और ऑक्सीजन देते हैं। तो इसका ऑक्साइड बनेगा, साथ में NO2 गैस निकलेगी, और साथ में हाफ ऑफ O2 बन के फ्री हो जाएगा। अब क्या होगा, हमको अलग अलग आयंस को टेस्ट करना होगा। जिन जिन आयन को अपने को टेस्ट करना है, हमको एल्यूमिनियम +3 को टेस्ट करना है, हमको जिंक को टेस्ट करना है, और हमको मैग्नीशियम को टेस्ट करना है। तो एल्यूमिनियम +3 के लिए इसका कंपाउंड क्या होगा? Al2O3। तो इसका कंपाउंड जो है Al2O3, जब ये कोबाल्ट ऑक्साइड के कांटेक्ट में लाया जाएगा तो ये बनाएगा अपने लिए Al2O3.COO, और इसका रंग होता है ब्लू, ये नीले रंग का बनता है। ऐसे ही जिंक +2 का जो कंपाउंड होगा वो होगा ZnO। जब ये कोबाल्ट ऑक्साइड के कांटेक्ट में आएगा तो बनाकर देगा अपने को ZnO.COO, और इसका रंग होता है ग्रीन। और ऐसे ही अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा तो इसका बनेगा MgO। इसमें कोबाल्ट ऑक्साइड को अगर मिलाएंगे
तो बनाकर देगा अपने को MgO.COO। और इसका रंग क्या होता है? पिंक। क्या कलर होता है इसका? पिंक। और अब इसको याद करने की ट्रिक है। तो ट्रिक क्या है, सुनना। ट्रिक ये है कि देखो एल्यूमिनियम है ना ब्लू के साथ, तो अलबेली। Zn है ग्रीन के साथ, अलबेली जिंदगी मांगे गुलाबी। अलबेली जिंदगी मांगे, समझ में आ गई बात? नोट कर लो। एक्चुअली बेटा बात क्या है, वहां पर हमको जो चाहिए ना, वो फ्यूल ज्यादा चाहिए। चारकोल में आग नहीं लगेगी। चारकोल में आग तब लगेगी जब अपन फ्यूल एक्स्ट्रा दें उसमें, जलता हुआ फ्यूल दें। नहीं तो हमको आग थोड़ा ना लगानी है, फिर तो माचिस पटक देना उसके अंदर। आग थोड़ा ना लगानी है अपने को। अपने को उसको बर्न करना है हल्का हल्का धीरे धीरे, ताकि रंग निकले तो हमको दिखे। आग लगा देगा तो भगना पड़ जाएगा वहां से। समझ रहा है? हर किसी का अपना अपना यूज है। वो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में कर रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के साथ अलग अलग रंग निकलेंगे, कंपाउंड बनेंगे ऑक्साइड वगैरह के। ये रिड्यूसिंग से करना पड़ेगा। बीच वाले जोन में अगर कर देगा तो उसमें ना तो ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, ना फ्यूल की मात्रा ज्यादा है, उससे कुछ भी नहीं होगा। वो तो बस एक बात बताने के लिए है कि फ्यूल में हाईएस्ट टेम्परेचर कहाँ होता है। अच्छा, फ्यूल से एक चीज और सुनो। फ्यूल से एक चीज और सुनो। हमारे घर पर जो बर्नर होता है वैसा ही बंसन बर्नर होता है। हमारे घर पर जो बर्नर होता है, जो गैस का चूल्हा जिसको अपन कहते हैं, जब हम गैस के चूल्हे को ऑन करते हैं, लाइटर चलाते हैं, तो नीले रंग की फ्लेम निकलती है। नीले रंग की फ्लेम क्यों निकलती है? ड्यू टू कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से होती है वो। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है ना, इट बर्न्स विद द ब्लू फ्लेम। कॉपी छत पर लिख लो इस बात को। सीओ इज अ सीओ इज अ कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस। लिखवाया था पहले कभी? बी ब्लॉक में लिखवाया था। हाँ तो ठीक है, फिर ये तो बस इतना सा लिख लो कि सीओ बर्न्स विद द ब्लू फ्लेम। सीओ बर्न्स विद द ब्लू फ्लेम। सीओ का सी बड़ा लिखना भाई। क्या लिखा था तूने छोटा? है? क्या लिखा था? ए जी बताओ यार है। और साहिल मियाँ, बढ़िया, इस बार गन्ना वन्ना बढ़िया हो गया? गन्ने की खेती चल रही है अभी? हमारे तरफ गन्ने को ईख बोलते हैं। तुम्हारे तरफ ईख बोलते हैं क्या? अरे भीख नहीं, ईख। कौन? नोट्स को बिल लाया? कौन? ये कौन है भाई, ऊपर देखना। अरे यार ये तो बाहुबली है। इससे तो बच के रहना पड़ेगा तुम लोगों को। WWE में कैरेक्टर आया करता था, बिग शॉ। देखा तुमने? और साहिल मियाँ, तुम तो अपने को जॉन सीना मानते हो। यू कांट सी मी। क्या कह रहा है? गुस्सा हो गया? अब बेटा मारेगा तेरे को। तेने उसके पिक्चर खोली है, अब वो तेरी खोलेगा पिक्चर।
नहीं नहीं, तो सीधा बालक बेचारा कहीं बोलता ही नहीं है, शांति से एकदम नजर ही नहीं आता। क्या नाम बेटा तेरा? यशवर्धन। कहाँ से है? कोटा से ही है? जयपुर के पास डिग्गी? क्या नाम है? अरे कहाँ से है? यार ये तो भूपेंद्र जोगी हो गया। नाम बताइए। ये अच्छा कराया तेरे। यार तुम लोग कैसे नहीं गए? तुम्हारे संगी साथी तो चले गए सब। नाम बताइए। यशवर्धन, ये बहुत बोल रहा है। धर ले इसको। क्या कह रहा है? पहले ये बहुत परेशान था? अच्छा, पहले ये तुझे परेशान करता था? फ्लेम टेस्ट तो हमने लिख ही लिया। फ्लेम टेस्ट सब लोग लिख चुके हैं ना? हम्म। ठीक है। क्या हुआ? क्या कह रहा था?
अच्छा, इन सब के बगल में है ना, यहाँ तक तो सब पहुंच गए ना। इसके बगल में लिखना कलर्ड मेटाबोरेट। कलर्ड मेटाबोरेट। यार बोरेक्स भी टेस्ट सबने लिख लिया ना। एक लाइन की जगह है क्या कहीं बगल में, थोड़ी सी, हल्की फुल्की? तो लिख लो एक बात क्या, स्टार मार्क करके कोई अलग रंग का पेन इस्तेमाल करते तो उससे लिखना। बहुत सवाल मिलेंगे तुमको इसमें। दिस टेस्ट इज ओनली, ओनली ऑनलाइन करना। हाँ, बोरेक्स बीड वाले। दिस टेस्ट इज ओनली शोन बाय ट्रांजिशन मेटल आयंस। दिस टेस्ट इज ओनली शोन बाय ट्रांजिशन मेटल आयंस, ब्रैकेट में लिख लो 3D। दिस टेस्ट इज ओनली शोन बाय ट्रांजिशन मेटल आयंस, ब्रैकेट में लिख लो 3D। हम्म। हम्म। हाँ। नहीं तो हमको कॉपर का टेस्ट करना है बेटा। भाई हमको जो अननोन सॉल्ट दिया उसमें अगर कॉपर है, हमको चेक कैसे होगा? बोलेगा तो है नहीं कॉपर। हमने क्या करा, बोरेक्स को गर्म करा, इतना गर्म करा कि उसमें ट्रांसपेरेंट मास बन गया। अब एक हल्का सा चिमटी भर के हमने निकाला उसमें से सॉल्ट जो हमको दिया है, चिमटी भर के निकालने का हमने डाला, डालते से वो ट्रांसपेरेंट मास था वो नीला पड़ गया। इससे अपने को पता पड़ गया कि कॉपर प्लस 2। ऐसे अलग रंग होते हैं। अच्छा सुनो, इसमें एक अच्छा सवाल और बनता है, हाँ बढ़िया बात बताई। ये तुमसे पूछेगा व्हाट इज द एक्टिव पार्ट ऑफ बोरेक्स बीट। तो ये B2O3 जो है ना, ये एक्टिव पार्ट होता है, लिख लो इसका। अच्छा, इसका नाम पढ़ा था हमने, बोरोन सेस्क्यू ऑक्साइड, याद है? हाँ, एक्टिव, ये भी लिख लेना, एक्टिव पार्ट ऑफ बोरेक्स बीड। एक्टिव पार्ट ऑफ बोरेक्स बीड, B2O3, ये भी एक सवाल बनता है इसमें कि व्हाट इज द एक्टिव पार्ट ऑफ बोरेक्स बीड। एक्टिव पार्ट ऑफ बोरेक्स बीड का मतलब जिसकी वजह से बोरेक्स बीड बनेगी। बोरेक्स बीड का फॉर्मूला जो है ना, वो तो BO2 ट्वाइस है, लेकिन रंग जो आता है ना वो सेस्क्यू ऑक्साइड की वजह से आता है। अगर सेस्क्यू ऑक्साइड नहीं होगा तो रंग ही नहीं आएगा। सेस्क्यू ऑक्साइड का होना बहुत जरूरी है, तभी जाकर के रंग आता है। हाँ, अलबेली जिंदगी मांगे गुलाबी।
हाँ लिख लिया। अरे भाई ये लिखना नहीं है। ओ भाई। अरे यार। देख लिया क्या? चालू कर दिया लिखना? तो फिर फटाफट लिख लो फिर। अब लिख ही लो। जल्दी लिखो। जल्दी लिखो अब। ऑटो पायलट मोड में गाड़ी आई नहीं कि हमने खींची नहीं, क्यों? हम भेदभाव नहीं करते फिर। जो लिखा है सब छाप लेते, फटाफट लिख लो उसको अब बताते हैं फिर ये क्या है। बिना समझे लिख लिया। तुम तो चतुर की तरह हो रखे हो। मतलब नहीं चाहिए दुबे जी। मैं याद कर लेंगे।
बढ़े आगे। इसमें ना बेटा, जब जब तुम सवाल नहीं करोगे ना, तब तक तुम्हें शॉर्ट एनालिसिस की फीलिंग नहीं आएगी। जो अपन क्लास में पढ़ रहे हैं ना, ये सब बातें जो अपन बोलते हैं लिखते हैं, ये तुमको याद भी तभी रहेंगी और समझ में भी तभी आएंगी जब तुम इनके सवाल करोगे। अभी तो खैर टेस्ट है कल तुम्हारा, और अपनी अगली क्लास आएगी अब मंगलवार नहीं, बुधवार को। बुधवार को आएगी ना। हाँ। तो भाई अब मेरा तो तुमसे यही कहना है कि कोशिश कर लेना कि इसको कल या परसों एनी हाउ तुम निपटा दो। तुमसे सवाल हो भी जाएंगे, और ये चैप्टर जो लोगों का अक्सर वीक होता है, ये तुम्हारा स्ट्रांग हो जाएगा। है ना। हम्म। ज्यादा से ज्यादा इसमें तुमको 1 घंटे की मेहनत लगेगी। 1 घंटे की मेहनत में जो तुमने कुछ पढ़ा है अभी तक, सब कुछ तुम्हें रिकॉल हो जाएगा। और काफी सारी चीजें तुमको सवाल से भी रिकॉल हो जाएंगी। सवाल तुमको ऐसा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा जहां पर तुमसे रिएक्शन पूछे, ये मैंने तुम्हें कल भी बोला था। रिएक्शन वाले सवाल आएंगे ही नहीं। सवाल जो अपने को मिलते हैं इसमें, वो कॉन्सेप्चुअल मिलते हैं। लेकिन एक जगह पे याद करने का पार्ट भी आता है, और वो ये है। अब ये क्या है? ये है मतलब मान के चलो कि बेसिक रेडिकल में तुम्हारे लेवल पर जो सवाल है ना, वो यहीं खत्म हो गए। तुम्हारे लेवल पर सवाल मैंने कभी भी इसके आगे जाते हुए देखा नहीं है। मतलब पहले के टाइम में जब एम्स में जब सवाल आया भी करते थे, तो अक्सर सवाल जो आते थे वो एसिडिक से आते थे, इसलिए हमने एसिडिक को ढंग से सीखा भी सही। सीखेंगे हम इनको भी, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं सीखेंगे नहीं, ढंग से पढ़ेंगे अपन इनको भी। लेकिन मैं बताना ही चाहता हूँ कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए ना, तो ये टेबल तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इस साल भी जो सवाल आया था ना, इस साल 2 सवाल आए थे सॉल्ट एनालिसिस से। उनमें से एक सवाल इसी के ऊपर था। उसने क्या करा था, मैच द कॉलम पूछा था। मैच द कॉलम में इस तरफ में 4 ग्रुप लिखे थे, ग्रुप 1 ऐसे करके, और यहां पर आयन लिखे थे। अब सीधे पता होना चाहिए अपने को कि कौन सा आयन कौन से ग्रुप में आता है। तो काफी हद तक तो सवाल मान के चलो कि तुम्हारा इस पार्ट से खत्म हो जाएगा। ये पार्ट तो अपन इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि क्योंकि हमको आगे चल के टेस्ट पढ़ने हैं। तो ये देखा जाए तो वैसे पूरी टेबल तुमको अगर याद हो जाएगी तो तुम्हारा काम खत्म हो गया। फिर तुम्हें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन इस टेबल के अंदर भी कम से कम इतना पार्ट तो तुम याद करके चलना। ऐसे ही जो अभी अपन ने पढ़ा, उसमें सारे फ्लेम टेस्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर अपने को कम से कम पढ़ना है, तो उधर से फ्लेम टेस्ट में कैल्शियम और बेरियम को याद कर लेना। कम से कम ये मिनिमम है, तो चाहो तो उन पर मार्क कर लो। फ्लेम टेस्ट में कैल्शियम और बेरियम, ऐसे ही बोरेक्स बीट टेस्ट में कॉपर और कोबाल्ट, इनको मार्क कर लो। कॉपर और कोबाल्ट। हाँ बस, बाकी तो कुछ भी नहीं है। बाकी तो उधर तो 3 है, उधर तो एक ही था। ठीक है। हालांकि पढ़ने सब है भाई, है ना, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पढ़ने नहीं। अब सुनो, अब यहां पर क्या है, हमको क्या करना है, जैसे हमने एसिडिक के टेस्ट करे, पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट करा, फिर हमने वेट टेस्ट करा, ऐसे ही अपन यहां भी करेंगे। अब यहां हमने क्या कर रखा है, हर किसी को ग्रुप में बांट रखा है। जैसे यहाँ 0 ग्रुप है, फिर फर्स्ट ग्रुप है, फिर सेकंड ग्रुप है, थर्ड फोर्थ ऐसे। ये ग्रुप का पीरियोडिक टेबल से कोई लिंक नहीं है। ये जो ग्रुपिंग है, ये सॉल्ट एनालिसिस के अलग चलती है। अब इसमें सबसे पहले आता है 0 ग्रुप। पहला सवाल भिड़ते ही ये पूछता है कि 0 ग्रुप को 0 ग्रुप क्यों बोलते हैं। देखो, हर ग्रुप को हमने ग्रुप इसलिए बोला हुआ है क्योंकि उसका कुछ ना कुछ पीपीटी बनता है। 0 ग्रुप एकमात्र ऐसा ग्रुप है इसमें कोई पीपीटी नहीं बनता। मतलब NH4+ का दुनिया में कोई पीपीटी पाया नहीं जाता। क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि NH4+ के सभी कंपाउंड प्योर आयनिक और 100% सॉल्युबल होते हैं। तो यहां पर आपको उसका कोई ग्रुप नहीं मिलेगा, मतलब कोई पीपीटी नहीं बनेगा। तो NH4+ NaOH के साथ मिलाकर बॉईल करेंगे तो अपन को पीपीटी नहीं मिलेगा, लेकिन अमोनिया बनती हुई नजर आएगी। अभी क्या होगा, इसका अपन कैसे फायदा उठाएंगे, बात करते हैं। इसके बाद फर्स्ट में है लेड ओरिजिनल सॉल्यूशन। अभी ओरिजिनल सॉल्यूशन की बात करनी है बस अपने को। ओरिजिनल सॉल्यूशन क्या होता है, इसमें डाइल्यूट एसिड मिलाएंगे, इससे PbCl2 को व्हाइट पीपीटी बनेगा। सीधे पता होना चाहिए Pb+2 का पीपीटी क्या है, PbCl2। कलर क्या है इसका, व्हाइट। फिर कॉपर+2, डाइल्यूट HCl+H2S, इसमें क्या बनेगा, CuS। कलर क्या है इसका, ब्लैक। सीधे पता होना चाहिए। आयरन थर्ड में 2 हैं, आयरन और एल्यूमिनियम। आयरन से बनेगा FeOH थ्राइस, ये अपन ने पढ़ा हुआ है, रेडिश ब्राउन कलर। और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड व्हाइट जिलेटिनस पीपीटी, ये भी अपन ने पढ़ा हुआ है। दोनों तो अपने पढ़े हुए आगे। निकल+2 ब्लैक। जिंक+2 देता है स्लेट लाइक और डर्टी व्हाइट। बेरियम और कैल्शियम, देखो याद करो, अपन ने पढ़ा था लाइम वाटर टेस्ट में CaCO3 बनता है। CaCO3 रंग क्या होता है, व्हाइट। ऐसे बेराइटा वाटर भी लिखा था अपन ने, तो बेराइटा वाटर में BaCO3 बन जाएगा। तो ये दोनों भी व्हाइट हो गए। और ये मैग्नीशियम वाला भी क्या हो जाएगा, व्हाइट।
तो अगर तुम थोड़ा दिमाग लगाओ ना तो ज्यादा कुछ याद करना नहीं है इसमें, थोड़ा भी अगर तुम कोशिश करोगे तुमको याद हो जाएंगे ये सब के सब। तो कुछ एक के कलर ऐसे हैं, ठीक है। अब इसको अगर तुम याद करना चाहो सीरीज में, तो इसको याद करने की छोटी सी ट्रिक है। तो ट्रिक ये है कि अमीना पंजाबी कुड़ी, फ्रेंडशिप ऑल नहीं जानती, बस कार मांगती। अमीना पंजाबी कुड़ी, फ्रेंडशिप ऑल नहीं जानती, बस कार मांगती। तो अमीना मतलब अमीन, अमोनियम आयन, पंजाबी कुड़ी PbCu, फ्रेंडशिप ऑल FeAl नहीं जानती, बस कार मांगती। चाहो तो लिख लो, अमीना पंजाबी कुड़ी, पाकिस्तान से आई है। अमीना पंजाबी कुड़ी, फ्रेंडशिप ऑल नहीं जानती, बस कार मांगती। कुड़ी कहंदी पे भी पहले जगुआर ले ले। ठीक है। अब सुनो, अब इसमें एक नाम है बेटा ओरिजिनल सॉल्यूशन। ये क्या चीज होती है? तो देखो, ओरिजिनल सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसको बनाने से अपना काम आसान होता है। क्या होता है कि अपने को जो सॉल्ट दिया जाएगा, सुनना, अपने को जो सॉल्ट दिया गया है, इस सॉल्ट को घोलने से अपना जीवन आसान हो जाता है। घोलने से आसान क्यों जाता है? क्योंकि रिएजेंट जो अपन मिलाते हैं टेस्टिंग के लिए, वो अक्सर या तो पानी में होते हैं, या कंसंट्रेट भी होते हैं तो लिक्विड स्टेट में होते हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि जिसका अपन टेस्ट करना चाहें, जिस भी आयन का अपन टेस्ट करना चाहें, उसका एक कलरलेस सॉल्यूशन बन जाए। क्योंकि सॉल्यूशन में रिएजेंट मिला करके उससे पीपीटी बनाना बहुत आसान है। सूखा सूखा टेस्ट हर किसी का संभव नहीं है। ड्राई टेस्ट हर किसी का लगाना आसान नहीं है। आप देखो, अपन ने जितने ड्राई टेस्ट पढ़े, इसमें कहाँ नाम आया जिंक का, कहाँ नाम आया इसमें बेरियम का? नहीं आया ना। बहुत सारे नाम तो इसमें छूट ही गए अपने पास। तो अब कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे नाम जो अपने पास छूट गए, इनको बताने के लिए हम क्या करेंगे, ओरिजिनल सॉल्यूशन की बात करेंगे। अब ओरिजिनल सॉल्यूशन कैसे बनता है? तो सबसे पहला तरीका क्या है, आपको जो सॉल्ट दिया है आप उसको ठंडे पानी में घोलो। अगर घुल गया तो वो ओरिजिनल सॉल्यूशन, नहीं घुला तो गर्म करो। अगर घुल गया तो वो ओरिजिनल सॉल्यूशन है। गर्म करने पर भी नहीं घुला तो फिर डाइल्यूट HCl मिलाओ। डाइल्यूट HCl में घुल गया तो वो ओरिजिनल सॉल्यूशन है। नहीं घुला तो कंसंट्रेट मिलाओ। कंसंट्रेट में नहीं घुला, फिर मिलाओ कंसंट्रेट HNO3। और कंसंट्रेट HNO3 में नहीं घुला तो फिर मिलाओ एक्वा रीजिया। और एक्वा रीजिया में नहीं घुले तो भाई फिर घुलेगा नहीं, फिर वो कंप्लीटली इनसॉल्युबल सॉल्ट घोषित कर दिया जाए। हालांकि ऐसे सॉल्ट दुनिया में गिने चुने ही हैं जो एक्वा रीजिया में ना घुले। लेकिन क्या करा अपन ने, स्टेप बाय स्टेप करके आगे बढ़ते हुए हमने ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाया। तो अब लिखो इसके बाद हेडिंग ओरिजिनल सॉल्यूशन। ओरिजिनल सॉल्यूशन OS, ऑक्टेट स्टेट नहीं है ये, ओरिजिनल सॉल्यूशन OS। अब ओरिजिनल सॉल्यूशन OS क्या चीज है, लिखें इसमें, इट इज अ कलरलेस ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन ऑफ, इट इज अ कलरलेस ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन, इट इज अ कलरलेस ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन of that cation, colorless transparent solution of that cation which we want to test, which we want to test। अब कैसे बनेगा? तो इसमें अब स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे अपन। फर्स्ट, सॉल्ट प्लस कोल्ड वाटर। देखो ऐसा लिखो, सॉल्ट प्लस कोल्ड वाटर। अगर ये सॉल्युबल हुआ तो ये क्या हुआ, इसका ओरिजिनल सॉल्यूशन। और अगर ये इनसॉल्युबल हुआ, अगर ये इनसॉल्युबल हुआ, तो फिर अपन आगे बढ़ेंगे। आगे क्या बढ़ेंगे, फिर हम मिलाएंगे सॉल्ट के अंदर हॉट वाटर, फिर हॉट वाटर मिलाएंगे। अगर ये सॉल्युबल हुआ तो देन ओके, यानी कि ये इसका ओरिजिनल सॉल्यूशन है। और अगर इनसॉल्युबल हुआ तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे लिखो,
ये फर्स्ट हो गया कोल्ड वाटर, सेकंड हो गया हॉट वाटर। देख लिया। अब ऐसे कैसे लिखो थर्ड, बस अब की बार क्या आ जाएगा, डाइल्यूट HCl। थर्ड में आ जाएगा डाइल्यूट HCl। सेम टू सेम लिखेंगे, अगर घुल गया तो सॉल्युबल तो वही OS है, नहीं घुला इनसॉल्युबल है तो आगे बढ़ जाएंगे। डाइल्यूट HCl के बाद अगला क्या आएगा, कंसंट्रेट HCl। कंसंट्रेट HCl, इसमें भी वही काम करो, अगर घुलेगा सॉल्युबल होगा तो वो OS हो जाएगा, नहीं घुलेगा तो आगे बढ़ जाएंगे। कंसंट्रेट HCl के बाद किसका इस्तेमाल करेंगे, कंसंट्रेट HNO3 का। उसके बाद कंसंट्रेट HNO3, अब डाइल्यूट के बस की बात नहीं है, इससे समझने में आ गया। कंसंट्रेट HNO3, सेम टू सेम पॉइंट लिखो कंसंट्रेट HNO3 के लिए। और कंसंट्रेट HNO3 के बाद में लास्ट में आएगा अपने पास एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया। अच्छा, अपन ने एक्वा रीजिया की पहले बात करी हुई कि क्लास में, 3 पार्ट HCl 1 पार्ट HNO3 लिखा हुआ है, ये सबको याद है ना, ये पी ब्लॉक में पढ़ा हुआ है अपन ने। हाँ, सॉल्युबल होगा तो वो OS हो जाएगा। सेम टू सेम एरो बनाना है दोनों हर किसी के अंदर। लिख लिया सबने। हम्म। कंसंट्रेट HCl मिला लो, कंसंट्रेट HNO3 एक्वा रीजिया। फाइनली, लास्ट में लिखो, फाइनली if given salt doesn't mix in any of these, finally if given salt doesn't mix in any of these, finally if given salt doesn't mix in any of these, then it is regarded as then it is regarded as insoluble, then it is regarded as insoluble, then it is regarded as insoluble। तब क्या घोषित कर दिया जाएगा इसको, इनसॉल्युबल घोषित कर दिया जाए। ठीक है। बेल हो गई क्या, अभी तो टाइम है ना। 10 मिनट है ना अभी तो। क्यों, आज तो शायद जल्दी होगी ना बेल। बेल हुई नहीं पर यार आवाज नहीं आई, बेल लगाना भूल गया होगा। क्या कह रहा है, कोई बात नहीं। हाँ भाई, तो अब अपन इसमें तुम्हें अभी तक कोई होमवर्क मिला है क्या, नहीं मिला, आप आज होमवर्क ले लो तुम पहले। होमवर्क जैसा मैंने बोला अभी, होमवर्क से क्लियर होगा बेटा अपने को ये। अब सबसे इसमें क्या है, अपने को एक ही एक्सरसाइज करनी है ना, एक ही एक्सरसाइज है मतलब इसके अंदर। पेज नंबर 42, पेज नंबर 42 में आज का होमवर्क। हम्म। आज के होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7। फिफ्थ ग्रुप लिखवा दिया है इनको। ठीक। 9, हाँ 7 के बाद 9, फिर 12। इसमें कुछ सवाल टेबल से भी है ना, इस टेबल को अच्छे से याद करना पहले तो। उसके बाद हम्म उसके बाद अपन करेंगे 23। 23 के बाद वाइट जिलेटिनस, ठीक है हो जाएगा। 28, इनफैक्ट 28 से लेकर के
31, 32, 33, 34, 34 तक सारे, 28 से 34 तक सारे। इसके बाद अगले पेज में देखो, यही वो सवाल है। तुम यकीन नहीं मानोगे, इस साल जो दोनों सवाल आए ना, वो इस बुकलेट से आए। लास्ट ईयर जो हम लोगों ने पढ़ाया था, इसी बुकलेट को पढ़ाया था। अब बताऊं मैं तुम्हें सवाल कौन सा आया था। एक तो ये क्वेश्चन नंबर 39 एज इट इज सवाल आ गया, और आगे भी एक सवाल है मोहर 78। क्वेश्चन नंबर 39 और क्वेश्चन नंबर 78 एज इट इज सवाल आए हुए हैं, ऑप्शन तक बदला नहीं गया है। इसी साल, इस साल जो नीट 2024 हुआ था उसमें क्वेश्चन नंबर 39 और 78। तो इस बुकलेट की यूटिलिटी समझ जाओ तुम, है ना। काफी अच्छी तरीके से बुकलेट बनाई गई है, तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगी। तो ये सवाल भी कर लेना आप, कौन सा 39, ये भी हो जाएगा। इसके बाद हम्म इसके बाद अपन करेंगे 41 से लेकर के, बहुत अच्छे सवाल है 41 से लेकर के आगे के। अच्छा, फ्रोमिल क्लोराइड टेस्ट तो अपन ने पढ़ ही लिया। 47, इनफैक्ट 48 भी हो जाएगा, आज पढ़ लिया अपन ने। 41 से लेकर के 48। इसके बाद अगले पेज पर आ जाओ, अगले पेज में, मतलब एंड में, क्वेश्चन नंबर 80 से लेकर, 80 से लेकर के 84, 85 सारे हो जाएंगे इनसे, 94 तक, 80 से लेकर के 94 तक, है ना। तो लगभग आधा चैप्टर अपन ने कर ही लिया है। एसिडिक तो हो ही चुका है अपना। हम्म, कल के पेपर